नहीं बज रहा हो। बस म्यूजिक नहीं बज पाया था इसलिए। ये छोटी सी झलक है, ये हमारा फतेहपुर जहाँ पीपल वाले पीर की दरगाह तो मशहूर है ही, उसके साथ साथ एक गुमनाम असलम पंचर वाले की दुकान भी है। अब आप सोच रहे होंगे हु इज असलम पंचर वाला? हेलो, हाँ असलम पंचर वाला डे नाइट सर्विस। अच्छा, कलेक्टर साहब का टायर पंचर हो गया? ओह, ये तो होना ही था। अरे गारंटी है, क्योंकि फतेहपुर में खड्डे सड़कें मिले ना मिले, खड्डे जरूर मिलेंगे। यार प्रधानमंत्री की यही सड़क किया चुना थी। हाँ, तो कलेक्टर साहब क्या पीपल वाले पीर के दरगाह पर जा रहे हैं? नहीं, सड़कों का मुआयना करने आ रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह वाह, क्या बात है। तो कोई वीआईपी आ रहे हैं क्या? 67 सालों से मुआयना करते आ रहे हैं कैंचो। असलम पंचर वाले। well, ये है हबीब आशिक, असलम पंचर वाले के पड़ोसी है और हिंदी फिल्म बनाने वालों को अपना गीत भेजना इनका शौक है। शांति से। असलम पंचर वाले, एक बात सुन ले। बोल ले। ये पढ़े लिखे लोगों का मोहल्ला है, तेरे जैसे जाहिल और गंवार का नहीं। सुन, तूने इस मोहल्ले को समझ क्या रखा है? मतलब क्या? कभी तेरे घर से कूड़ा, कभी करकट, कभी गंदा पानी, कभी प्लास्टिक की पॉलीथिन। अरे कचरे का डब्बा खरीदने की औकात ना हो तो 2 पैसा हमसे उधार ले लो। हबीब साहब, फर्जी शहर कहीं का। पढ़े लिखे होने का कोई फायदा हो ना हो, एक फायदा जरूर होता है कि आदमी कमीना और कहीं हो जाता है, और ऊपर से तू जैसे फर्जी शायर हो ना तो हरामी भी। गाली मत दे, तेरी माँ की जय जयकार करूं, बोल देना बाहर के फेंक दूंगा। क्यों अपनी सुबह बर्बाद कर रहे हो? पहले जिस काम के लिए निकले हो पहले वो तो पूरा करके आओ। और आप ना क्यों इनके पीछे पड़े रहते हो आप? हाँ, हबीजान के रुख पर तो हमारा जोर नहीं है। बंद करिए रोज रोज के झगड़े हबीब साहब, जरूर आपकी पेट में कोई गांठ है। देखिए भाभी जान, 2 टाइटैनिक के झगड़ों में आप बीच में मत पड़िए। और हाँ सुन लीजिए, अपने मर्द को भी आप कम मत समझिए, इनके तो सुनिए पिछवाड़े में दांत हैं। अल्लाह, अब आप जाएंगे यहाँ से? शुरू हो गई रोज की खिटपिट आप लोगों की। ये है इंस्पेक्टर राजेश, जेड सिक्योरिटी। चले इंस्पेक्टर साहब। जय हिंद सर। जय हिंद। इंस्पेक्टर राजेश चौधरी, सीआरपीएफ, रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। चले इंस्पेक्टर साहब। बड़ी गुजारिश है, बोलिए। सर, पाखाने की बड़ी तकलीफ है, 4 पाखाने बनवाने दीजिए सर। अब बिल्कुल बिल्कुल। क्या बिल्कुल बिल्कुल है? बिल्कुल। उसका खर्चा कौन देगा? सरकार देगी मैडम, वीआईपी का सारा खर्चा सरकार ही तो उठाती है। अल्लाह, देश क्या ऐसे ही चलता है? मैडम, सरकार करती है, जनता भरती है। आइए भरे सर। भरे। तो मिलना बेटा बिना आपको सिक्योरिटी लगता है असलम के अच्छे दिन आ गए? अरे काय के अच्छे दिन सूत्रधार, काय के अच्छे दिन। प्रधानमंत्री ने भारी भूल की है, और सुन लो, ये सारा गंडगोल में अभी भी ठीक करेगा। अरे क्या ठीक करेगा? अबे तू भी तो मत बोला, चीन के रंग दूंगा सारा। साइलेंस। पहले कर ले फिर लड़ ले सर। हाँ, कर लो। आइए। क्या प्रधानमंत्री भी गलती कर सकते हैं? अब प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री तो देखो यार, प्रधानमंत्री को तो गलत नहीं कह सकते करेक्ट। तो ये है फतेहपुर और फतेहपुर के निवासी। Was it okay? Or is it, थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए यार, कुछ तालियां बजाओ, कुछ करो। मैं तो सिर्फ बोलने के लिए आई हूँ यहाँ पे, मेरे एक्टर्स के लिए तो तालियां बजा दो। कुछ समझ में आई फिल्म? Thank you very much. I now want to call on stage सबसे important व्यक्ति, the director of this film, Dr. Chandra Prakash Dwivedi ji, please. नमस्ते दोस्तों, समय बहुत कम है और बातें करने के लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में बोलूँगा। आपने देखा ही, कहानी का सूत्र कुछ इस तरह से है कि भारत सरकार गिर रही है, मिली जुली साझा सरकार है। जब से देश आज़ाद हुआ है, देश की सरकारें भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से लड़ रही हैं। अलग-अलग लेवलिंग हो जाते हैं। और ऐसी ही सरकार का एक मुखिया भी भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से लड़ रहा है। सरकार को बचाने की तमाम कोशिशें नाकामयाब होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री को एक सलाह दी जाती है कि प्रधानमंत्री यदि फतेहपुर राजस्थान में जाएं, वहाँ पीपल वाले पीर की एक पुरानी दरगाह है, प्रधानमंत्री दरगाह पर जाएं, सर झुकाएं, चादर चढ़ाएं, सरकार
बच जाएगी। और मित्रों, योगानुयोग सरकार बच भी जाती है। दरगाह पर प्रधानमंत्री की मुलाकात एक बहुत ही आम आदमी असलम पंचर वाले से होती है। असलम पंचर वाला अपने जीवन की कुछ शिकायत प्रधानमंत्री से करता है और प्रधानमंत्री कस्बे से जाते जाते एक आम आदमी को देश की सबसे खास सुरक्षा दे जाते हैं, जिसे हम जेड सिक्योरिटी कहते हैं। और उसके बाद उस असलम पंचर वाला के जीवन में क्या भूचाल आया, उसकी कहानी है जेड प्लस। मेरी बात खत्म हो गई। अब मैं आप सबको ट्रेलर देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप सब उसे देखें और फिर हम लोग बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। धन्यवाद। ट्रेलर प्लीज। थैंक यू। इसको हटाना चाहें तो आप हटा सकते। साथ में आदिल हुसैन, जो मेरी इस फिल्म के मुख्य अभिनेता हैं। आदिल साहब, मोना सिंह, ये सब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुकेश आओ, ऋषिता, शिवानी, चंद्र जी, साथियों बहुत सारे लोग आज नहीं आए हैं। राहुल, हाँ मैं भूल ही जाता हूँ उसे हमेशा। अब मैं दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बुलाना चाहता हूँ। मेरे दोनों निर्माता, आरती पुरोहित। आरती कहाँ हो? आरती नहीं, अच्छा आओ ना यहाँ। नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर वापस चली जाना। मंदिरा है ना, मंदिरा कश्यप। और इस फिल्म को जिन्होंने प्रेजेंट किया है उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। श्री अक्षय जी, अक्षय शाह, आइए जल्दी आए ताकि हम लोग सवाल जवाब जल्दी शुरू करें। विनोद, तुम क्यों छुपे बैठे हो भाई? मतलब क्योंकि रोशनी इतनी तेज है कि मैं अपने साथियों को देख नहीं पा रहा हूँ। तो मित्रों, ये 58 दिन की शूटिंग की एक छोटी सी कोशिश थी, एक आम आदमी की कहानी देश के आम आदमियों तक पहुंचाने की। पिछले कुछ वर्षों में आपने हवा में उड़ते महानायक सुपरमैन्स देखे होंगे और देश के बड़े बड़े अपराधियों की कहानियां सुनी होंगी, जिनके पीछे कई मुल्कों की पुलिस दौड़ रही है, ऐसे नायकों की कहानियां देखी होंगी। बड़ी बड़ी तिजोरियों के ताले तोड़ने वाले और बैंकों को लूटने वाले नायकों की कहानी देखी होगी। जेड प्लस की टीम की एक छोटी सी कोशिश है कि वो आपके आम आदमी की कहानी, जो आपके आसपास बिखरे पड़े हैं, ऐसे चरित्रों की कहानी आपके सामने ले आए। तो मेरी बात अपनी खत्म हुई। अब आपके सवाल, और आप जिस भी व्यक्ति से इसमें से सवाल का उत्तर चाहते हो उन्हें आप पूछ सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं आपके सवालों को। ये कहानी दिमाग में एक पत्रकार हैं आप जैसे ही, उनका नाम है राम कुमार सिंह, जो राजस्थान पत्रिका के लिए काम करते हैं, मूलतः कहानीकार हैं। और चूंकि वो पत्रकार थे इसलिए उनको हमेशा लगा कि उन्हें खास ट्रीटमेंट दी जा रही है, उनको खास महत्व दिया जा रहा है। और उससे उनको लगा कि वो एक आम आदमी होने के बावजूद भी जब भी किसी ऐसी पत्रकार परिषद में जाते हैं तो उनसे खास का व्यवहार होता है। और उन्होंने अपने आसपास ऐसे चरित्रों को देखा और उससे उनके दिमाग में ये कहानी आई। कहानी राम कुमार सिंह की है, जो जयपुर में रहते हैं। जी, एक तो जो आपने कहा कि इस तरह की कहानी हमारे हिंदी सिनेमा में उसके लिए कोई जगह ही नहीं होती है, इसलिए मुझे अच्छी भी लगी। और दूसरी, मैंने जहाँ से शुरुआत की थी, आप सबको पता होगा चाणक्य से। चाणक्य भी भारत का पहला प्रधानमंत्री था। इसमें भी जो आप कहानी देख रहे हैं वो एक प्रधानमंत्री की कहानी देख रहे हैं। मुझे लगता है जिस चीज़ का हमारे जीवन से सबसे बड़ा संबंध है, राजनीति। हम अखबार का पहला पेज जब हर सुबह पढ़ते हैं तो पहली जो खबर पढ़ते हैं वो देश की राजनीति की खबर पढ़ते हैं। जब रात को टीवी भी देखते हैं तो राजनीति की खबर देखते हैं, लेकिन उस पर सिनेमा नहीं बनाते। तो मुझे लगा एक ऐसी कहानी जिसका संबंध आपके जीवन से हर दिन पड़ता है। आपने पिछले कुछ सालों में कई सरकारें भी बदल दी, वो ताकत जिस आम आदमी के पास है वो राजनीति पर बनी फिल्में क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं समाज बनाता। तो राम की ये कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी, मुझे लगा ये चुनौती मुझको स्वीकार करनी चाहिए कि देश के सामने दूसरी या तीसरी राजनीतिक फिल्म मैं लेकर जाऊं।
इसकी वजह सिर्फ यही है, यहाँ पे अच्छी स्क्रिप्ट, इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट्स की कमी है, और इसीलिए मुझे इतना वक्त लगा फिल्मों में वापस आने का। मैंने टेलीविज़न कभी छोड़ा ही नहीं। इनफैक्ट आई थिंक सिर्फ मैं ही हूँ जिसने कभी नहीं कहा कि मैं टेलीविज़न छोड़ूंगी फिल्मों के लिए। आई वांट टू बैलेंस बोथ। अगर मुझे अच्छी फिल्में और अच्छे टीवी शोज़ मिलें, सो आई वुड लाइक टू डू दैट। कोई भी माध्यम किसी चीज़ के लिए मैं छोड़ना नहीं चाहूँगी। आई एम ऑल्सो डूइंग थिएटर, तो सब कुछ ट्राई कर रही हूँ मैं। जी चंद्र प्रकाश जी, एक सवाल है यहाँ से जी। ये कहानी कहा आपने कि आम आदमी की कहानी है, लेकिन पर्दे के पीछे लग रहा है कि एक प्रधानमंत्री की कहानी है जिसका चेहरा मोदी से मिलता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? वहां तक मैं बोल सकता हूँ। हेलो, हाँ। प्रधानमंत्री इसका एक प्रमुख चरित्र है। जब वो स्क्रीन पर नहीं होते तो लोग उनकी बात करते हैं, और ये महज योगानुयोग है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आपको जो चेहरा मोदी का दिखता है, मुझे वो चेहरा मोदी जी का नहीं दिखता। ये फिल्म जिसके पहले देश की सरकार बदली, उसके पहले ये फिल्म बन चुकी थी। 4 फरवरी को हम लोगों ने फिल्म की शुरुआत की थी, 4 अप्रैल को फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई थी। देश की सरकार उसके बाद बनी है। दूसरी बात, मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि इस देश में हर दाढ़ी वाला श्री नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता है। सुशील मोदी भी दाढ़ी रखते हैं, यदि मैं आपको याद दिला दूं। अमित शाह भी दाढ़ी रखते हैं, नीतीश कुमार भी दाढ़ी रखते हैं, चंद्रशेखर जी भी कभी आपको याद होगा दाढ़ी रखते थे। तो कृपया इस देश के दाढ़ी वाले को नरेंद्र मोदी का चेहरा न दिया जाए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। डॉक्टर साहब, एक कहानी राजस्थान की पृष्ठभूमि पर है जी। आपको कहानी में तो राजस्थान था ही, क्योंकि राजस्थान जी, के पत्रकार पूरी- और लेखक हैं वो। जी। आपको फायदा शायद ये हुआ होगा, वहाँ के संगीत का प्रयोग करने का आपको कितना फायदा हुआ है? सुखविंदर ने जब इसका म्यूजिक किया, सुखविंदर और नायाब, तो उनके दिमाग में एक थी कि हम राजस्थान को जब भी देखते हैं, हम राजस्थान की लोक कलाओं, लोक धुनों को ले आते हैं। तो वो चाहते थे कि एक प्रयोग करें कि बिल्कुल अलग म्यूजिक हो, लेकिन मैंने उन्हें रोका। मैंने उन्हें इस तरह का उदाहरण दिया कि जब भी कोई एक विदेशी सैलानी राजस्थान जाता है तो वो गिटार नहीं सुनना चाहेगा, वो रावण हत्था सुनना चाहेगा। तो जो वहाँ की लोक धुन है या जो वहाँ का लोक संगीत है, वो फिल्म में रहे। तो सुखविंदर, जैसा आप जानते हैं, उन्होंने उसी के आसपास काम किया है। 3 गीत हैं जिसमें 2 बैकग्राउंड में, सिर्फ एक ही स्क्रीन पर है, बाकी दोनों गीत बैकग्राउंड में। और उसका जो पार्श्व संगीत जिसे हम कहते हैं, वो बापी तुतुल ने किया। ऐसा है कि रिसर्च करने का मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, बिकॉज़ मुझे 15 दिन पहले या 20 दिन पहले स्क्रिप्ट मिली थी, और मैंने सीधा इनको मंडावा में ज्वाइन किया, और मैं सिर्फ सर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी, बिकॉज़ जो विजन होता है वो हमारे डायरेक्टर का ही होता है। तो आफ्टर डूइंग दिस फिल्म आई रियलाइज़ कि आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। तो जो बॉडी लैंग्वेज है, जो हर एक डायलॉग है, कहीं भी डायलॉग में बदलाव नहीं लाने दिया। गांव वाली हूँ, पहली बार मुस्लिम किरदार निभा रही हूँ, और फिल्म में बिल्कुल भी हंसी नहीं हूँ। आपने छोटा सा प्रोमो यहाँ पे मेरा देख ही लिया। अपने पति को काफ़ी डांट फटकार रही हूँ, तो सारी ट्रेनिंग मुझे डॉक्टर साहब ने दी। जी। मैं आपको बता दूं, नेशनल अवार्ड बनाने के बाद फिल्में मिलना बंद हो जाता है। मुझे अक्सर मुझ पर ये आरोप रहा है कि आप सोचने वाली फिल्में बनाते हैं, और लोग कहते हैं कि मेरी फिल्म देखने तब आओ जब अपना दिमाग घर पर छोड़ कर आओ। और मैं हमेशा कहता हूँ, इस फिल्म के लिए भी कहता हूँ कि हम आपको वादा करते हैं कि इस फिल्म में हम आपको हंसाएंगे, और कृपया आप अपना दिमाग साथ में लेकर आइएगा। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात हाईलाइट फिल्म की लग रही है इसकी कास्टिंग। जी। मतलब सारे कैरेक्टर जो हैं बिल्कुल रियल लग रहे हैं, ये कैसे संभव हुआ? साथियों, मुझे कुछ ऐसे भी लोग मिले थे जिन्होंने पैसे के साथ कुछ सितारे भी दिए थे कि ये पैसा ले लो, ये सितारा ले लो। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने दूसरे कलाकारों की भी मांग की थी, लेकिन हम लोगों का मैंडेट था कि हम उन्हीं चरित्रों को लेंगे, जो उन्हीं कलाकारों को लेंगे जो चरित्र दिखते हों। जैसे कि आदिल साहब वाकई पंचर वाला लगते हैं। आप जब फिल्म देखेंगे, और आदिल साहब में वो संभावना है कि जब उनको पंचर वाला छोड़कर कुछ और बनना होता है,
तो भी वो बनने की क्षमता उसमें रखते हैं। आप सबने उनका सारा काम देखा है। तो सबसे पहली शर्त ये थी कि हम उन्हीं कलाकारों को लेंगे जो अपने चरित्र को निभाने में बड़े समर्थ कलाकार हों, और आप जिन सभी को देख रहे हैं सभी इस देश के और हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े समर्थ कलाकार हैं। हेलो एवरीवन। जी, इसलिए कि इस फिल्म के जो निर्माता है वो मेरी बात सुनते हैं, उस फिल्म के निर्माता मेरी बात नहीं सुनते हैं। फिल्म रिलीज के लिए तैयार है, वो जिस दिन चाहे वो रिलीज कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी कृति जिसका हम सबको बड़ा इंतजार था, साहित्यिक कृति जी, है वो, जी, जी। जब ऐसी कृति रुक जाती है तो ये बहुत अन्याय है। मैं बिल्कुल मानता हूँ ये साहित्य के साथ भी अन्याय है, उस साहित्यकार के साथ भी अन्याय है, उस निर्देशक के साथ अन्याय है, और उन तमाम कलाकारों को ने जिन्होंने अपना समय उस फिल्म को दिया, जिसके लिए कोई बहुत बड़ा मूल्य भी उन लोगों ने नहीं लिया। मुकेश तिवारी जी, आपसे सवाल है। एक ऐसा आपने किरदार निभाया है इसमें जो आशिक मिजाज है, शायर है, तो इसको निभाने के लिए आपने अपने इर्द गिर्द किसको देखा? नहीं, मैं ही हूँ। बहुत आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी है, राम कुमार सिंह जी की जो कहानी थी, जिस तरीके से ताना बाना बुना गया है, जब बहुत अच्छा लिखा जाता है तो अभिनय करने की आवश्यकता कम पड़ती है। हर बार नया लगता है, इस बार भी ऐसा ही लगा। इतना ज़रूर है कि वर्दी पहननी थी, तो इसकी एक छोटी सी वर्कशॉप के लिए मैंने फिल्म से थोड़ा सा पहले समय निकाला, सीआरपीएफ हेडक्वार्टर्स गया और क्रैश कोर्स करके आया। बाकी डॉक्टर साहब के हाथ में था। एक सवाल आदिल से। आदिल जी, इंग्लिश विंग्लिश के बाद मेरे ख्याल से ये दूसरी फिल्म है जो पूरी फिल्म की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप पर बहुत ज़्यादा है। तो इस जिम्मेदारी को निभाने से पहले क्या क्या तैयारियां की, एक पंचर वाला एक्ट करने से पहले? इंग्लिश विंग्लिश में ज़्यादा जिम्मेदारी मैंने नहीं निभाया, शायद श्रीदेवी जी ने निभाया था। और इसमें मेरे ख्याल से फिल्मों में अक्सर जो जिम्मेदारी निभाते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं, और कोई भी श्रेय जो प्रशंसा है या फिर कोई अप्रिसिएशन है जो एक्टर को किया जाता है, वो आधा से ज़्यादा डायरेक्टर्स को जाना चाहिए फिल्मों में। थिएटर में जैसे हमने थोड़ा सा स्किट किया, उसका श्रेय जो प्रशंसा है हम पर आना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टर की बात सुनते नहीं हैं वहाँ पर। हम तो कुछ भी कर लेते, कट भी कर दें, कट भी नहीं कर सकते ना। लेकिन फिल्मों में मेरे ख्याल से जो तैयारी के हिसाब से, मैं बहुत छोटा सा कस्बा से हूँ, मैं खुद असम के ग्वालपाड़ा शहर है, वो बहुत ही छोटा शहर है, और बचपन से पंचर वाले के साथ संपर्क था, साइकिल चलाता था, पंचर हो जाता था तो ले जाते थे। और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब का जो स्क्रिप्ट है, जो डायलॉग्स है, वो अब उसको ठीक से बोलने तो ठीक है, काफ़ी है, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से फिर डायरेक्टर वहाँ बैठे रहते हैं, आंखें कान नाक सब खोल करके एक शब्द भी चेंज करने नहीं देते हैं। तो वो पहला कंडीशन था उनका कि एक शब्द भी आप चेंज नहीं करोगे। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे, आपने इतने देर से आप स्क्रिप्ट के साथ हैं, मैं एक दिन में आके आपका शब्द क्यों चेंज करूँगा। तो फिर डॉक्टर साहब जैसे हमें निर्देशन दिए और हम उनको फॉलो किए। आई डोंट थिंक दैट द क्रेडिट गोज लॉट ऑफ इट टू मी और अदर एक्टर्स। थैंक यू डॉक्टर साहब। साथियों, बहुत कम लोग जानते हैं कि आदिल की ट्रेनिंग क्लाउनिंग और स्टैंड अप कॉमेडियन रह चुके हैं 6 साल के लिए। मुझे ये मालूम नहीं था जब मैंने इनको कास्ट किया, और ये बहुत बड़ी चरित्र की ज़रूरत थी कि उसमें वो सारी संभावनाएं हो कि वो लोगों को गुदगुदा सके, हंसा सके। आदिल साहब ने मुझे बाद में पूछा कि क्या आपको पता था कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन रहा हूँ। तो ये बहुत कम लोगों को पता है कि जीवन के 6 वर्ष उन्होंने अपनी जीविका स्टैंड अप कॉमेडी के द्वारा अर्जित की है। मुझे बोल रहे हैं? हाँ जी, सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? एक्टिंग एंड अ गुड स्क्रिप्ट, बिकॉज मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक्टिंग करूं, लेकिन यहाँ पे आकर लगता है कि सिर्फ एक्टिंग नहीं, अच्छा वाला काम करना चाहिए। सो आई थिंक आई एम लिविंग दैट ड्रीम एवरी डे, एंड थैंक यू टू डॉक्टर साहब की इतनी अच्छी फिल्म का मुझे हिस्सा बनाया इन्होंने, तो आई बीन लकी। डॉक्टर सर, या सामने आपके काफी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ। Ladies first. First of all, congratulations for a trailer. It's a lovely trailer. Thank you. And my question is to Rishita. Rishita, you are looking lovely in the film.
Thank you. What made you choose overall a different? I didn't have a choice. No, I'll tell you frankly, for me, I have immense respect for Dr. Saab. I really look up to him. जब ये पिंजर बना रहे थे तो हमारी कुछ बात हुई थी, उस समय हो नहीं पाया था because I was working somewhere else. तो तब से हमारी इच्छा थी कि डॉक्टर साहब फिल्में कम बनाते हैं, मैं कम फिल्में करती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ डॉक्टर साहब आपने दिया तो भी बहुत ही अच्छा दिया, मुझे आपने आइसिंग ऑन द केक ही बना दिया. तो जब उनका फ़ोन आया मुझे दैट एक्चुअली फिल्म ख़त्म हो चुकी थी 80% and then he called me and he said will you do a song. I said whatever you want me to do I will be right there in your frame standing for you even if it's a guest appearance. तो उन्होंने and the way he is डॉक्टर साहब की जो सोच है, आइटम सॉन्ग नहीं कह के उसे मुझे सूत्रधार के किरदार में ले लिया है उन्होंने, और एक नहीं 3 गानों में मुझे पिरोया है विद सुखविंदर जी. सो आई थिंक फॉर मी it was a deal, sir. Next film. No, more than that, I think I've really enjoyed myself, and it's a wonderful cast. I know all of them, so मेरे लिए बस it was great to be. Also, I want to say that मैंने बहुत फिल्में की हैं जहाँ गाने तो होते हैं, लेकिन full-fledged roles you get, and then suddenly there is no song in your part. So what happened here was only songs and songs. So I think that was a great opportunity. Rajasthani music, Sufiana अंदाज़ा में, and yet looking like the way I have been, मुझे 3 घंटे लगते थे तैयार होने में. Sorry to say that because I think जितनी makeup इन लोगों ने नहीं किया मैंने makeup किया, because I had tattoos all over me. That rabari look I had to get. I enjoyed myself just for that little moment, but I enjoyed it. Yeah, sir, poster पे आपने लुंगी में अपने स्टार को रखा है, हीरो को रखा है. तो और अब के इन दिनों हमारे स्टार जो हैं अरमानी में दिखते हैं, फ्लाइंग करते हुए दिखते हैं. तो मतलब ये क्यों? दूसरा आदिल ही क्यों आपके जहन में थे शुरू से? एक तो इस देश में जो सबसे बड़ा आदमी है उसको मैंने वैसे ही देखा धोती और एक उत्तरीय में जिसको हम गांधी कहते हैं. इस देश में आम आदमी की पहचान वही है. आदिल इसलिए कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था, मेटामॉर्फोसिस है, इसमें परिवर्तन भी है. एक ऐसा व्यक्ति जो समाज का सबसे निचले तबके का व्यक्ति भी कर सके और एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के सबसे ऊपर के तबके का व्यक्ति भी कर सके. ये परिवर्तन आप फिल्म में जाके कहीं देखेंगे. ऐसी प्रतिभा जो दोनों के साथ निर्वाह कर सके. आपने देखा पंचर वाला भी ये बहुत अच्छे लगते हैं और इंग्लिश में जो किरदार करते हैं उसमें भी वो बहुत अच्छे लगते हैं. ऐसी संभावनाएं बहुत कम कलाकारों का में दिखती है, इसलिए मैंने आदिल साहब को चुना. और आपने क्यों शिफ्ट किया? आपने जैसे मतलब हिस्टोरिकल फिल्में या पीरियड फिल्में आप मतलब नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी फिल्म काल सापेक्ष होती है. इसमें काल होता है, एक समय होता है. कई लोग उस काल को दिखाते हैं, कई लोग उस काल को नहीं दिखाते हैं. इसमें भी आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस फिल्म में देश की राजनीति के 67 सालों का इतिहास आपको दिख जाएगा. वो चंद लाइनों में होगा. मैं ऐतिहासिक फिल्म नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जो इतिहास की सोच होती है वो इस फिल्म से कहीं गायब नहीं हुई. और डेट एक्सटेंड करने के पीछे क्या वजह रही? डेट एक्सटेंड की बड़ी छोटी सी वजह थी. एक तो दिवाली की बड़ी छुट्टियां थी. सेंसर में मैंने अपना प्रोमो बहुत पहले दे दिया था, पर वहाँ से आया नहीं. और एक कमेटी का ऐसा भी मानना था कि प्रधानमंत्री में से प्रधान शब्द हटा दिया जाए. तो मेरी मुश्किल ये थी कि जिसकी फिल्म ही प्रधानमंत्री पर है उसमें से अगर प्रधान हटा दिया जाएगा तो फिल्म दर्शकों तक कैसे ले जाऊंगा. तो जाहिर है मैं रिवाइजिंग कमेटी के पास गया और रिवाइजिंग कमेटी को इस बात पर हंसी आई कि प्रधानमंत्री शब्द से प्रधान हटाने की ज़रूरत क्या है. जैसे आपने एक शब्द सुना भारत सरकार, उसमें से भारत हटाने को कहा गया था. पर 2 ही दिनों के बाद वो परिवर्तन हो गया. पर वो जो समय मेरा गया, मुझे लगा कि मैं अपने प्रोमो थिएटर तक और टेलीविज़न तक नहीं ले जा पाया, पर अब उस पर कोई आपत्ति नहीं है. और इसमें राम कुमार मतलब सर की, राम कुमार सिंह जी हाँ, उनकी लेखनी इतनी मतलब अच्छी रही कि आपको मतलब सटायर जोन जो है वो आसानी से डिपिक्ट कर पाना मतलब जी. उनकी कहानी उन्होंने कहानी के तौर पर मुझे दी थी ये फिल्म, और हम लोगों ने दोनों ने मिलकर इसके 23 ड्राफ्ट किए 1.5 साल तक. तो जो शूट हुआ वो 23वां ड्राफ्ट था और फिल्म को जो कट किया वो 24वां ड्राफ्ट था. यानी फिल्म की शूटिंग होने के बाद भी हम स्क्रिप्ट पर ही काम करते रहे. तो दिस वॉज द 23rd ड्राफ्ट ऑफ द फिल्म. आपने ये फिल्म सब्जेक्ट क्यों चुना आपकी फिल्म के लिए? आरती तुम जवाब दोगी या मैं उनकी ओर से दे दूं? जो मुकुंद पुरोहित है वो इस समय कनाडा में है, वो नहीं है. मुकुंद पुरोहित ने मुझे वर्षों पहले इंडो कैनेडियन चैम्बर्स के 50 वर्ष
मनाने के लिए मुझे बुलाया था और अपने देश के कई कलाकार गए थे। और मैंने जैसे ही सुना कि मुझे कनाडा टोरंटो जाना है, मैंने मना कर दिया। उनको आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति को मैं टोरंटो आने का आमंत्रण दे रहा हूँ, देश पूरा दिखाने का वादा कर रहा हूँ, और वो कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊँगा। मैंने उनसे कहा कि मैं किसी भी देश में 1 घंटे के भाषण के लिए 22 घंटे जहाज़ की यात्रा नहीं कर सकता। मुझे कोई आकर्षण नहीं था बड़ी बड़ी इमारतों को देखने का। उसके बाद वो बार बार मुझे कह रहे थे कि आप कोई इस तरह की फिल्म जो कनाडा में शूट कर सकते हो वो लेकर आइए। मैंने कहा मेरे पास ऐसी कोई कहानी नहीं है कि कनाडा टोरंटो उसकी बर्फीली वादियों में नायक नायिका नाचें, पेड़ों के पीछे गाएं, छुपें। मेरी कहानियों में हिंदुस्तान होता है, भारत होता है, और वो मैं कनाडा में शूट नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे कई बार प्रलोभन दिया, आ जाओ आ जाओ। अंत में वो हार गए और उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे पास कोई हिंदुस्तानी कहानी है तो उस पर फिल्म बना डालो। तो फिर मैंने कहा मेरे पास Z+ है जो बिल्कुल हिंदुस्तान की मिट्टी में रची बसी कहानी है, आप चाहें तो मैं इसे बनाता हूँ, और मैंने बनाई। वो आज 14 तारीख को कनाडा से वापस लौट रहे हैं। अगली बार शायद आपसे उनसे रूबरू होने का मौका मिले। डॉक्टर सर, एक सवाल और था जी आपके सामने। जी अमित अगेन, जो मतलब इस तरह की फिल्में